नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। मैं फ़हीम। आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब। खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं गंगो शोभित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रणजीत सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। थैंक यू वेरी मच फ़हीम। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए और शोभित यूनिवर्सिटी में आप क्या हैं उसके बारे में ज़रा बताइए। मेरा नाम प्रोफेसर रणजीत सिंह है और वर्तमान में मैं विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हूँ। बेसिकली मैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज का हूँ और इस विश्वविद्यालय का जो एक पुराना कॉलेज है जो 2006 से चल रहा है, आदर्श विजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मैं उसका डायरेक्टर भी हूँ। जी सर, शोभित यूनिवर्सिटी की नींव कब रखी गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ज़रा उसके बारे में बताइए। जो हमारा प्रमोटिंग ट्रस्ट है, नाई सोसाइटी ट्रस्ट जो है, वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत पहले से हैं। मैं कहूँ तो 1924 से स्कूल की शुरुआत फोर फादर्स ने की थी। उसके बाद बाबू विजेंद्र कुमार जी ने एक ट्रस्ट बना के 1989 से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया काम शुरू किया। इस संस्था की मैं अगर बात करूं तो 2000 में ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद 2006 में यहाँ एक फार्मेसी कॉलेज की शुरुआत हुई। हमारी कार्यप्रणाली और हमारे पूरी परफॉर्मेंस को देखते हुए 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको प्राइवेट विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो 2013 से हम विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत हैं। सर, यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है, उनके बारे में बताइए, उनके बारे में जानकारी दीजिए। जिन्होंने गंगो को शिक्षा का इतना बड़ा स्थान दिया, उनको गंगो के क्या लगाव है, उसके बारे में ज़रा बताइए। हमारे प्रेरणा स्रोत बाबू विजेंद्र कुमार जी हैं, उनके सुपुत्र डॉक्टर शोभित कुमार जी और कुमार शेखर विजेंद्रा जी, जो अभी विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। कुमार शेखर विजेंद्रा जी इसके चांसलर हैं और डॉक्टर शोभित कुमार जी जो हैं वो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। इन दो लोगों ने ही एक विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित किया है और एक मेरठ में स्थापित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ा योगदान एक दे रहे हैं। खासकर अगर मैं इस विश्वविद्यालय की बात करूँ तो ये ग्रामीण क्षेत्र में एक अपनी तरह का मॉडर्न सोच वाला विश्वविद्यालय है। जी सर, शोभित यूनिवर्सिटी में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। हमारे यहाँ 11 स्कूल या फैकल्टीज़ हैं जिनमें लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। हमारे पास आयुर्वेदा है, हमारे पास फार्मेसी है, नेचुरोपैथी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, लॉ है, एजुकेशन है, लिबरल आर्ट्स हैं और मैनेजमेंट है। सर, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सफल होकर विदेश जा चुके हैं? अगर मैं 2000 से बात करूं तो हमारे बहुत ज़्यादा एलुमनाई, मैं कहूँगा कि वो हज़ारों में हैं, जो यहाँ से पढ़ के देश में और विदेश में नाम कमा रहे हैं और लगातार हमारे टच में हैं। और अगर विश्वविद्यालय की बात करूँ तो विश्वविद्यालय के बैच 2015 और में 16 से निकलना शुरू हुए थे। वो विश्वविद्यालय के एलुमनाई भी हमारे जो हैं वो देश विदेश में अलग अलग स्तरों पर सेवाएँ दे रहे हैं। सर, शोभित यूनिवर्सिटी द्वारा एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, तो उस मेडिकल कॉलेज से गंगो वासियों को, निवासियों को क्या लाभ है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, जो मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो फिर मैं अपने प्रमोटर की और हमारे प्रेरणा स्रोत बाबू विजेंद्र जी की बात करूंगा। ये जो हॉस्पिटल की शुरुआत है ये बहुत पहले 2003 में तब श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी यहाँ आए थे, जो एक बड़ा आयोजन था एक इस गाँव को देखते हुए, और अस्पताल की नींव रखी थी। जो हमारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है वो 2014 में शुरू हुआ है और अब इसके 2 बैच निकल चुके हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारा कॉलेज काफ़ी नाम अभी कमा रहा है। सर, जनपद सहारनपुर में बहुत से कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं, तो शोभित यूनिवर्सिटी के बारे में कोई एक ऐसी खास विशेषता बताइए जो उन सब के मुकाबले खास हो। जी देखिए, एक जनरल बात अगर मैं कहूँ तो जब हम गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करते हैं तो वो हम दे रहे हैं। जो खास बात है इस विश्वविद्यालय की, ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो ग्रामीण परिक्षेत्र में है लेकिन आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस क्षेत्र के बच्चों की, नौजवानों की और ख़ासकर बच्चियों की बात करूं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है। आपके घर पे, घर द्वार पे उच्च शिक्षा जो है वो गुणवत्ता पर उच्च शिक्षा जो है इस वक्त उपलब्ध है और काफ़ी बच्चे इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। सर, अभी कोरोना काल में यूनिवर्सिटी बंद रही थी, तो आपने किस तरह से मैनेज किया, जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हुआ है कोरोना काल में, किस तरह मैनेज किया, और कोरोना काल में क्या स्टूडेंट को विशेषताएं यूनिवर्सिटी की तरह से उपलब्ध हुई हैं, उसके बारे में बताइए। कोरोना काल सच में एक ऐसी आपदा थी जो अभी भी चल रही है, हालांकि अभी काफ़ी नियंत्रण इस पर हो चुका है।
मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में हमने बच्चों का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। हम एकदम ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पे शिफ्ट हुए, और क्योंकि हमारे बच्चे आसपास के क्षेत्र के हैं तो जब जब ज़रूरत हुई तो हमने उनको यहाँ पे बुला के भी, जो बच्चों ने जब भी कोई ऐसी डिमांड की, ऐसी आवश्यकता महसूस हुई, तो उनकी पठन पाठन का कार्य हमने अच्छे से जो है संपादित करवाया। परीक्षाएं टाइम से कराई, परिणाम हमने टाइम से घोषित किए। हमारा जो विश्वविद्यालय है, जैसे मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का एक आधुनिक विश्वविद्यालय है, तो हम आज के युग के जो चीज़ें हैं, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको भी फॉलो करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा हम प्रदत्त कर रहे हैं, और अब तो हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई हैं। बच्चे जो हैं वो काफ़ी संख्या में आके हम कोविड प्रोटोकॉल का जो है पूरा पालन करते हुए उनको अच्छी शिक्षाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। सर, कोर्सेज़ के बारे में एक बार बता दीजिए, कोर्सेज़ क्या क्या है, क्या क्या शिक्षा दी जाती है यूनिवर्सिटी? अगर मैं शुरू की बात करूं तो क्योंकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जो 2000 में स्थापना हुई थी, एक उस तत्कालीन उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता था उस वक्त। 2000 में ये शुरू हुआ। 2006 में हमने फार्मेसी की शुरुआत की, जो अपने आप में एक यूनिक कॉलेज हमारे पास है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें तो सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी आप अगर तुलना करेंगे तो हमारी लैब्स, हमारे क्लासरूम इतने अच्छे हैं कि मैं उनको कहूँगा कि वो उच्च गुणवत्ता वाले हैं। उसके बाद हम जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो हमने नए कोर्सेज़ यहाँ इंट्रोड्यूस किया, और उन कोर्सेज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया जो यहाँ के बच्चों के लिए निहायत ही ज़रूरी थे, जो यहाँ की डिमांड थी, जिसको हम कहते हैं लोकल नीड बेस्ड कोर्सेज़। तो उसमें हमने लॉ को शुरू किया, मैनेजमेंट शुरू की, हमने एजुकेशन शुरू की, इंजीनियरिंग को हमने और स्ट्रेंथन किया, हम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और साइंसेज की तरफ गए। हमने क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत यहाँ पे की, तो और बेसिक और अप्लाइड साइंसेज हमने शुरू किया। इसके बाद हमने 2019 से हमने लिबरल आर्ट्स और लैंग्वेजेस की पढ़ाई भी शुरू की, खासकर यहाँ की बच्चियों को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे शोभित यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री रंजीत सिंह जी। प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन अजमल खान, मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ कानपुर से। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के नोडल ऑफिसर। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और जनता को अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ नसीर है। मैं फार्मेसी का प्रोफेसर हूँ और कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का नोडल ऑफिसर हूँ। सर, आप यहाँ से कब से कार्य करते हैं? कब से आप यहाँ पर कार्य करते हैं? मैं इस संस्था में 2007 से हूँ। 2007 से मैं फार्मेसी में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था और उसके बाद से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बना। 2014 से कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है हमारा, जो एस्टेब्लिशमेंट और डॉक्यूमेंटेशन से का मैं काम देखता हूँ, और जनरल जो क्यूरीज होती हैं स्टूडेंट्स की और गार्जियन से इंटरेक्शंस, एक तरह से लिएजनिंग का काम है हमारा कि समाज से जुड़ाव हो कॉलेज का और हॉस्पिटल फंक्शनिंग हो। तो इन चीज़ों के एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल है वो मेरे ज़िम्मे है और इन चीज़ों को मैं देखता हूँ। सर, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं? 2014 से हमारे पास 100 सीटों का अप्रूवल लगातार मिलता चला आ रहा है और हर बैच में 100 बच्चे हमारे एडमिटेड होते हैं और 100 का अप्रूवल है। तो अभी हमारे पास पिछले 2 बैच पास हो चुके हैं और करंट में 400 बच्चे हमारे पास अभी हैं। सर, मेडिकल कॉलेज की कोई एक ऐसी विशेषता बताइए जो खास हो। इस लोकल क्षेत्र में कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इस 50-60 किलोमीटर के रेंज में नहीं था और यहाँ पर जो MBBS डॉक्टर्स उतना नहीं आ पाते, तो ये उस क्षेत्र को जो डेवलप कराने के लिए और इसमें डॉक्टर्स जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं इनको जो है एक मौका देने के लिए कि ये इससे जुड़ सकें और यहाँ पर सेवा कर सकें, और काफ़ी अच्छा इसका डेवलपमेंट है। तो 2014 से हम लोग इसको देख रहे हैं। हर्बल गार्डन, 1 एकड़ का हर्बल गार्डन है, इसमें 1100 स्पेसीज़ इसमें जो लगाई गई हैं जो रेयर हैं, हर जगह नहीं मिलती हैं, और बहुत अच्छी लैब्स बनाई गई हैं और इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से जो एरिया से जो यहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। बिहार से लेकर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, आंध्रा, मुंबई, हर जगह के डॉक्टर्स हैं। तो एक देखें कि इसका जो पूरे इंडिया लेवल पर जो, और बच्चे भी हमारे जो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, तो इसका प्रचार और प्रसार काफ़ी अच्छा चला। सर, मेडिकल कॉलेज से गंगो निवासियों को, क्षेत्र निवासियों को, आसपास के क्षेत्र निवासियों को क्या लाभ हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या विशेषता है उनके लिए आप मेडिकल कॉलेज में?
बड़ा अच्छा सवाल है, चूँकि क्षेत्र में जब तक फ़ायदा ना हो तब तक जो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग जो अलग अलग गाँव में जो कैंप लगाते हैं, वहाँ पर मेडिसिन फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोरोना काल में हमने जो क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया था, L1 हॉस्पिटल भी डिक्लेयर हुआ था यहाँ पर जो, और उसके बाद भी अलग अलग गाँवों में कैंप कर करके हम लोगों ने काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया है और लगभग 400 किलो काढ़ा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और इस साल और पिछले साल भी हमने 1000 किलो काढ़ा डिस्ट्रीब्यूट किया था, और जिससे उस काढ़े को प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तक के पास भेजा गया था। वहाँ से एक प्रशंसा पत्र भी हमारे पास आया था कि काढ़ा अच्छा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा, और कोरोना को कंट्रोल करने में भी चूँकि बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है, तो इसके लिए बहुत कारगर हुआ। और अभी भी जो हम मेडिकल कैंप जो चला रहे हैं, फ्री में ये यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, हर चीज़ का दवाएं भी फ्री दी जाती हैं और ट्रीटमेंट भी फ्री है। और इसके अलावा भी अलग अलग गाँवों में हम 10 किलोमीटर के क्षेत्रों में हम हर गाँव में लगभग कैंप कर चुके हैं इस पिछले 5 सालों में, और हर साल कम से कम 20 से 30 कैंप जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। सर, मेडिकल कॉलेज द्वारा स्टूडेंट्स को क्या विशेषता, क्या सुविधा उपलब्ध कराई है? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी होना ज़रूरी होता है, जो कि हमारे पास है, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होती। यहाँ पर हमें हर साल 1 या 2 डाइसेक्शन हम करते हैं डेड बॉडी का, जिससे कि बच्चों को जो डॉक्टर का जो ज्ञान होना चाहिए पूरा, उसमें वो पूरी तरह से उनको सफलता मिलती है। रसशास्त्र की लैबें हैं जहाँ पर कि दवाएँ बनती हैं। हर्बल गार्डन आपको बताया गया, द्रव गुण का एक डिपार्टमेंट है जिसमें कि 1000 से ज़्यादा स्पेसीज उसमें है जो उसका आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है। और हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस भी होती है। तो इन बच्चों को काफ़ी लाभ हो रहा है। और अटेंडेंस के मामले में जो यूनिवर्सिटी बहुत सख्त रहती है, इसलिए बच्चे 80% डेली अटेंडेंस लगभग होती है, और इन चीज़ों को देखा जा रहा है। तो इससे जो काफ़ी लाभ है बच्चों को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर जितेंद्र जी राणा जी, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार राणा है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे 2015 से, और यहाँ पे ये हमारा रचना शरीर विभाग है। ये सर एक मिनट, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेरे पीछे स्केलेटन नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ की लैब है, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये एक मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ पे इस स्केलेटन के आधार पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। सभी यहाँ पे डिसेक्शन भी होती है, यहाँ पे डेड बॉडीज़ आती हैं। यहाँ पे एवरी ईयर हमारे पास 2 डेड बॉडी आती हैं, जिनको हम हॉल के अंदर, डिसेक्शन हॉल के अंदर प्रिजर्व करते हैं, और उसके बाद उस पर बच्चों को सिखाया जाता है मेडिकल एजुकेशन के बारे में। सर कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर फिलहाल? यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 500 हमारे पास पढ़ रहे हैं, और इस डिपार्टमेंट में हर साल 100 स्टूडेंट आते हैं एनाटॉमी विभाग में, और वो यहाँ पे डिसेक्शन करते हैं और सीखते हैं, और फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ये। सर क्या विशेषता है इस लैब की? इस लैब की ये विशेषता है कि किसी भी बच्चे को डॉक्टर बनने से पहले सबसे पहले शरीर की रचना के बारे में जानना पड़ता है, और वही यहाँ पे सिखाया जाता है। यही इसकी विशेषता है। सर अभी आपने एक डेड बॉडी का जिक्र किया है, क्या वो डेड बॉडी हम देख सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ पे डेड बॉडी आती हैं और हम उसको प्रिजर्व करते हैं। ये प्रिजर्व्ड कैडेवर्स होते हैं, ठीक है। इसको हम प्रिजर्व डेड बॉडी बोलते हैं, जिसको कैडेवर बोलते हैं। प्लीज़ हम देखें। जी इस समय हम उमर शेट्टी विजेंद्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के डिसेक्शन हॉल में हैं, और डिसेक्शन हॉल में ये कुछ प्रिजर्व
ऑर्गन्स हैं जो हमने प्रिजर्व करे हुए हैं, और इसके बारे में ये सभी जो है डायफ्राम है, लेफ्ट लंग है, हार्ट है, और कैंसर फेशियल आता है, ब्रेन है, हिप जॉइंट है, ये सभी प्रिजर्व ऑर्गन्स हैं। जो कि ये ब्रेन है, देखिए यहाँ पे ब्रेन दिखता है, इसी से बच्चे सीखते हैं और इसके बाद ही बच्चे जो है मेडिकल में आगे बढ़ पाते हैं। और इसी प्रकार से अब हम रिजर्व डेड बॉडी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे डिसेक्शन होता है डेली, और यहीं से बच्चे जो भी स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं और वो नेक्स्ट मेडिकल की स्टडी के लिए जाते हैं। देखिए ये हमारे जो है वो डेड बॉडी है, यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी डिसेक्शन चल रहा है, जिसमें अपने कुछ ऑर्गन जो है वो प्रिजर्व कर दिए हैं और कुछ ऑर्गन जो है वो इसी में अभी हमने छोड़ दिए हैं और इनको भी प्रिजर्व कर दिया गया है। और यहाँ पे ये एक डेड बॉडी है जो जिसके ऊपर डिसेक्शन चल रहा है, और यहाँ पे अगर हम अंदर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीज़र है। अगर हमारे पास अनप्रिजर्व, हमारे पास यहाँ पे फ्रीज़र है जो अनप्रिजर्व डेड बॉडी आती है। जब आदमी मरता है तो सबसे पहले उसमें अगर स्टोरेज के लिए हमें रखना है तो इसमें रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्वेटिव केमिकल से ये प्रिजर्व होती है। और ये हमारा कैडेवर टैंक है, इसके अंदर 2 डेड बॉडी है जिसमें प्रिजर्वेटिव फ्लूइड है, जो फॉर्मल्डिहाइड है, उसके सोल्यूशन में रखी गई है। वाटर और फॉर्मल्डिहाइड दोनों सोल्यूशन इसके अंदर आ रहे हैं और 2 डेड बॉडी इसमें ऑलरेडी प्रिजर्व है। अगर